हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 10 का पार्ट सी। तो यूनिट 10 के पार्ट सी में आपका एक टॉपिक दिया हुआ है इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान IEP। तो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान के बारे में हर एक लेक्चर में हमने ओवरव्यू लिया, लेकिन आज की वीडियो में हम इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बोर्ड पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, इन पॉइंट्स को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगी, जिससे आपको इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान की डिटेलिंग पता चल जाएगी कि इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं और यहाँ से आपके वेरियस टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि IEP बेसिकली किसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में यूज किए जाते हैं। देन आपका सेकेंड पॉइंट है, IEP इज डेवलप्ड फॉर द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स who require a range of support। यानी कि जो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान है, हम उन बच्चों के लिए प्लान करते हैं जिनको क्या होता है, जिनको नीड्स होती हैं, है ना, जिनको रिक्वायरमेंट होती है कि स्पेशल सपोर्ट की, उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है लर्निंग में। तो उन बच्चों के लिए उनकी इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम IEP को प्लान करते हैं। देन है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, most of the goals selected in IEP are covered in the classroom। है ना, जिसको मैं पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, उन पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, most of the goals selected in IEP are covered in the classroom while teaching the whole group। While teaching the whole group, but individual needs are kept in mind। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो भी गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो टीचर सेट करता है क्लासरूम में पढ़ाने के लिए, उनको हमें क्या करना है, माइंड में रखना है। और जो गोल्स, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं, उनको हमें ड्यूरिंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन ही फुलफिल करना है। और जब हम ड्यूरिंग द क्लासरूम जो भी हमने गोल्स बनाए हैं उनको फुलफिल करेंगे, तो क्लासरूम में हमारे नॉर्मल बच्चे और स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, दोनों तरीके के बच्चे होते हैं। तो उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, उन गोल्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो आगे जैसे कि यह पॉइंट लिखा हुआ है, होल ग्रुप बट इंडिविजुअल माइंड्स आर केप्ट इन माइंड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके क्लास में सपोज 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी सीख लेते हो, जिनकी लर्निंग स्पीड फास्ट होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्लो लर्नर्स होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, मतलब वेरियस टाइप्स के नीड्स के बच्चे आपके क्लासरूम के अंदर पाए जाएंगे। तो सपोज कि आपने क्या किया, आपने एक पैराग्राफ का टेस्ट दिया या पैराग्राफ डिक्टेशन कर रहे हो, तो वहां पे कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ 15 बच्चे आपके क्लास में ऐसे हैं जो स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक्स करते हैं। तो जो बच्चे स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक्स करते हैं, आप क्या करोगे, उनके अलग अलग ग्रुप्स बना लोगे, है ना। उनके आपने अलग अलग ग्रुप्स बना लिए। तब अलग अलग जब आप ग्रुप्स बना लोगे, तो अब आप क्या करोगे कि जो बच्चे स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक करते हैं, आप उनको क्या कर दोगे, स्पेलिंग्स प्रोवाइड कर दोगे, है ना, ताकि वो जो आप डिक्टेशन बोल रहे हो उसको वो इजिली कर सके। तो आपने क्या किया, ऐसे ही अलग अलग नीड्स के बच्चों के आप ग्रुप बना लेते हो और उन ग्रुप्स के बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए अपने इंस्ट्रक्शन को, अपने लेक्चर को या जो भी कंटेंट डिलीवरी है आप उनको देते हो। तो ये पॉइंट आपका ये था। देन आपका पॉइंट है, मेक ए स्पेसिफिक एनुअल प्लान। यहाँ पे जो प्लान होता है वो हम एनुअली प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि डेली का डेली प्लान बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेसिफिकली स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए। तो होता क्या है कि जब आप किसी क्लासरूम में पढ़ाते हो या किसी भी क्लास को पढ़ा रहे हो, तो आपको ड्यूरिंग द 1 मंथ के अंदर ही आपको हर एक बच्चे की नीड्स के बारे में पता चल जाता है। तो जब टीचर को बच्चों की नीड्स के बारे में पता चल जाएगा, चाहे वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हो, चाहे वो रेगुलर बच्चे हो, लेकिन IEP में फोकस किसके पे किया जाता है, इंडिविजुअल नीड्स वाले बच्चों की या जो डिसेबल बच्चे हैं उन पे फोकस किया जाता है। तो जब आपको बच्चों की नीड्स के बारे में पता चल जाता है, तब आप क्या करते हो, अपना जो प्लान है वो एनुअली प्रिपेयर कर लेते हो कि हमें किस तरीके से स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम अपने लेसन को कैसे प्लान करें। तो जो प्लान होता है वो एनुअली प्रिपेयर किया जाता है। देन है आपका, टीचर कैन कंबाइन IEP गोल्स ऑफ मैनी चिल्ड्रन विच आर सिमिलर एंड देन टीचर्स द सेम ग्रुप, then teaches same at the
ग्रुप लेवल। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है कि यहाँ पे भी जो भी सिमिलर नीड्स वाले बच्चे होते हैं, सिमिलर नीड्स वाले बच्चों की हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, फिर उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। देन आपका लास्ट पॉइंट है, बट व्हेन अ गोल इज यूनिक टू अ पर्टिकुलर चाइल्ड देन 1-to-1 टीचिंग मे बी प्लान बाय द टीचर। यानी कि जब आपके क्लासरूम में एक ऐसा बच्चा है जिसको पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक आई टू आई वाली नीड की जरूरत होती है, तब आप वहां पे क्या करते हो, उस बच्चे को 1-to-1 करके पढ़ाते हो। सपोज कि आपके क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो ब्लाइंड है ना, तो जब वो बच्चा ब्लाइंड है तो आप क्या करोगे, उसको ब्रेल से पढ़ाओगे, है ना। जब आप उसको ब्रेल से पढ़ाओगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअल अटेंशन उसको देना पड़ेगा, है ना। यानी कि आप 1-to-1 उसको टीचिंग दोगे, क्या करोगे, उसको 1-to-1 टीचिंग दोगे। बट ऊपर वाले ग्रुप में क्या था कि हम स्पेशल जो भी नीड्स के बच्चे हैं, सपोज कि आपकी क्लास में कुछ 4 या 5 एक जैसी नीड वाले बच्चे हैं, तो उनके ग्रुप बना के फिर हम उनको टीच करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो आपकी क्लास में कोई पर्टिकुलर नीड वाला बच्चा है तो उसको आप क्या करोगे, उसको 1-to-1 टीचिंग दोगे, है ना। अब क्या होगा कि अब तो हर एक स्कूल में, मोस्टली हर एक स्कूल में स्पेशल एजुकेटर्स आ गए। तो जो रेगुलर क्लासरूम का टीचर है वो क्या करता है, उस बच्चे को स्पेशल एजुकेटर के पास भेजता है, फिर स्पेशल एजुकेटर क्या करता है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाता है। तो अगर जो हमने बच्चे, जो हमारे क्लास में कोई बच्चा है वो ब्लाइंड है और उसको अगर जो हमें पढ़ाना है, यानी कि उसको हमें स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, उस बच्चे को 1-to-1 पढ़ाओगे। तो ये कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आईईपी से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ नेट के एग्जाम में ही नहीं, बाकी केवीएस के एग्जाम में और DSSB के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस वहां पे ऑलरेडी पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये बात करेंगे कि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम का प्रोसेस क्या है, क्या स्टेप्स हैं इस प्लान को बनाने के लिए। हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ आईईपी का। तो प्रोसेस ऑफ आईईपी में टोटल 7 स्टेप्स बताए गए हैं। पहला स्टेप है आपका प्री रिफरल, देन है आपका रिफरल, ये सेकंड है, देन है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड, फोर्थ है आपका एलिजिबिलिटी, फिफ्थ है आपका डेवलपमेंट ऑफ द आईईपी, 6th है आपका इम्प्लीमेंटेशन, 7th है आपका री इवेल्युएशन या रिव्यू। अब एक एक करके हम ये जानते हैं कि हर एक प्रोसेस में क्या क्या बताया गया है इन द आईईपी। तो आपको ये सारे मतलब जो पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि प्री रिफरल वाली स्टेज में क्या क्या किया जाता है। तो प्री रिफरल स्टेज में क्या यहाँ पे लिखा है, डिटरमाइन वेदर behavioral and educational challenges exhibit by the child resolved in general classrooms। तो बेसिकली प्री रिफरल स्टेज में ये किया जाता है, यहाँ पे हम ये पहले पता करते हैं कि जो भी स्पेशल बच्चे के जो नीड्स हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी वाले बच्चों की जो नीड्स हैं, वो नीड्स आपके जनरल क्लासरूम में फुलफिल हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, कौन सी हम स्ट्रेटजीज का यूज करें, कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज ना करें, कौन सा इवैल्यूएशन प्रोसेस का यूज करें, कौन कौन से इवैल्यूएशन रखें, करिकुलम कैसा हो। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, प्री रिफरल वाली स्टेज में पहले हम पता करने की कोशिश करते हैं। जब हमें ये पता चल गया कि अब यहाँ पे हमें पता, सपोज कि हमें यहाँ प्री रिफरल स्टेज में हमें पता चल गया कि जो डिसेबल बच्चे हैं, उन डिसेबल बच्चों की जो नीड्स हैं वो जनरल क्लासरूम में पूरी की जा सकती हैं, तब हम किस स्टेज पे आते हैं, रिफरल वाली स्टेज पे आते हैं। तो यानी कि आपको क्या किया गया है, प्री रिफरल स्टेज पे आपने पता किया कि ये जो प्लान हम कर पा रहे हैं ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम स्पेशल बच्चों को जनरल क्लासरूम में रिफर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हमने ये क्या कर लिया, प्री रिफरल वाले में पता कर लिया। जब आपने पता कर लिया कि यस जो भी डिसेबल बच्चे हैं उनकी नीड्स को हम जनरल क्लासरूम में फुलफिल कर सकते हैं, तो आपने क्या कर दिया, उनको रिफर कर दिया इन जनरल क्लासरूम्स। अब यहाँ पे रिफर करने के बाद फिर आप आ जाते हो आइडेंटिफिकेशन पे। अब क्या करोगे, यहाँ पे आप जब बच्चा क्लासरूम के अंदर आ गया तब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। बेसिकली जब हम बात करते हैं स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो बच्चे की पॉजिटिव चीजें होती हैं, है ना, जो उनकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, यानी कि जो भी उनकी मेरिट्स हैं या जो उनका पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल पे हम फोकस करते हैं इन द आइडेंटिफिकेशन कैटेगरी। जब आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया बच्चे की स्ट्रेंथ को, तो बच्चे की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के बाद आप कहाँ चले जाओगे, एलिजिबिलिटी पे जाओगे।
एलिजिबिलिटी में क्या होता है कि हम एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, एप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क बनाते हैं कि जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देने हैं उन इंस्ट्रक्शंस को हम क्लासरूम के अंदर कैसे डिलीवर करेंगे। तो ये कहाँ आता है आपका एलिजिबिलिटी स्टेज में आता है। देन आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ आईईपी। ये मेन पॉइंट है। अब 5th स्टेज पे जब आप आओगे तब आप क्या करोगे, आईईपी का डेवलपमेंट करोगे, यानी इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान आप क्या करोगे, बनाओगे, उसको डेवलप करोगे। और आईईपी को बनाने के लिए आपको किसको किसको इन्वॉल्व करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे टीचर, चाइल्ड के पेरेंट्स, है ना, और जो स्पेशलिस्ट होते हैं स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व किया जाता है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स है एडमिनिस्ट्रेटर्स को हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। और इन्वॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने आईईपी को डेवलप करते हैं। देन आप जाते हो इम्प्लीमेंटेशन पे। अब आपने जब क्या किया, आईईपी को डेवलप कर लिया, जो जो रिक्वायरमेंट्स थी यहाँ की वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपने माइंड में रखी और आपने एक आईईपी को डेवलप किया। उसमें आपने चाइल्ड के पेरेंट्स को, टीचर्स को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स को आपने इंक्लूड किया आईईपी को बनाते वक्त। देन आपने क्या कर दिया, उसको क्लास में इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद आप क्या करोगे, उसको री इवेलुएट करोगे या उसको रिव्यू करोगे कि जो आपने आईईपी का प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, उसमें क्या कमियां रह गई और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप क्या करते हो, री इवेल्युएशन वाले स्टेज में जानते हो। तो ये आपका पूरा आईईपी का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में टोटल 7 स्टेप्स इंक्लूड हैं। पहला स्टेप है प्री रिफरल स्टेज में आप पता करते हो कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको जनरल स्कूल्स में, जनरल क्लासरूम में हम ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं। पता करने के बाद जब आपको लगा कि हाँ इन बच्चों को भी जनरल क्लासरूम में हम पढ़ा सकते हैं, तब आपने उनको क्या कर दिया, रिफर कर दिया। रिफर करने के बाद आपने जो भी उनकी पोटेंशियलिटीज हैं, जो कैपेसिटीज हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं, उन पॉजिटिव चीजों को आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप एलिजिबिलिटी में क्या करोगे कि जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है उनके अकॉर्डिंग आप ये तैयार करोगे कि कैसे मुझे अपने कंटेंट को डिलीवर करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज मुझे इंक्लूड करनी होंगी। तो ये सारी चीजें आपने क्या कर लिया, मतलब आपने पूरा एक फ्रेमवर्क बना लिया इन द एलिजिबिलिटी में। अब फ्रेमवर्क बनाने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे मेन जो आईईपी है वो डेवलप करोगे। मेन आईईपी डेवलप करते वक्त आप चाइल्ड की नीड्स को ध्यान में रखोगे, चाइल्ड के पेरेंट्स को इंक्लूड करोगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स को इंक्लूड करोगे, जो भी स्पेशल एजुकेटर है स्पेशल एजुकेटर्स को इंक्लूड करोगे, स्पेशलिस्ट को इंक्लूड करोगे। तो ये इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड करेंगे आईईपी को बनाते वक्त। अब आपने आईईपी बना लिया, फिर आप क्या कर दोगे, इसको इम्प्लीमेंट कर दोगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप क्या करोगे, उसको रीइवैल्यूएट कर दोगे। तो ये आपका था पूरा आईईपी के हमने जो मेजर पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को हमने देखा। उसके बाद हमने प्रोसेस देखा, आईईपी का पूरा प्रोसेस पढ़ा। ये प्रोसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में एज इट इज प्रोसेस ऑफ आईईपी लिखा हुआ है। तो आपको ये सारा जो प्रोसेस के स्टेप्स है ये सीक्वेंस में याद होने चाहिए। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके आईईपी से रिलेटेड ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ आईईपी इज नॉट, क्या लिखा है, नॉट, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईईपी इज नॉट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ। तो नॉट वाले क्वेश्चन को करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो आप ऐसे इस पे गोला बना दिया करिए, है ना। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ आईईपी इज नॉट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी कि हमें गलत वाला ढूंढना है। तो क्या लिखा है, करंट स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, करंट स्ट्रेंथ ऑफ द लर्नर। देन आपका बी ऑप्शन है इंडिविजुअल गोल्स टू बी अचीव्ड। देन सी ऑप्शन है यूज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज। देन डी ऑप्शन है सेपरेटिंग चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग। तो यहाँ पे आपसे नॉट पूछा गया है। तो अब जो भी आपने आईईपी में पढ़ा उसमें क्या था, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे करंट जो स्ट्रेंथ है, लर्नर की जो स्ट्रेंथ है, उन स्ट्रेंथ पे हमें फोकस करना चाहिए। तो ये पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही है। देन बी आपका है इंडिविजुअल गोल्स टू बी अचीव, इंडिविजुअल गोल्स की भी बात की गई है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया। देन है आपका यूज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज। तो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज भी क्या है, बिल्कुल ऑप्शन ये सही है कि कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज आपके जो डिसेबल बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती हैं। देन आपका डी ऑप्शन है सेपरेटिंग चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो जो गलत है यहाँ पे वही आपका सही आंसर है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो गया, ये सही हो गया। तो इस पॉइंट को समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है, सेपरेटिंग चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग। हमें स्टूडेंट्स को सेपरेट नहीं करना है,
बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे बात किसकी की है, एबिलिटी ग्रुपिंग की। एबिलिटी ग्रुपिंग तो हमें इवन जनरल क्लासरूम्स में भी नहीं करनी चाहिए, तो बात है डिसेबल बच्चों की। तो एबिलिटी ग्रुपिंग बिल्कुल भी हमें नहीं करनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे एबिलिटी ग्रुपिंग का क्या मतलब है। एबिलिटी ग्रुपिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं जो ए प्लस ग्रेड पाते हैं, कुछ बच्चे बी पाते हैं, कुछ बच्चे सी पाते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपने ए प्लस ग्रेड वाले बच्चों को एक क्लासरूम में रख दिया, बी वालों को एक में रख दिया, सी वालों को एक में रख दिया, या एक ग्रुप में रख दिया। तब ये होता है क्या, एबिलिटी ग्रुपिंग होती है। मतलब जो पढ़ने में जो बच्चे अच्छे हैं, कि जो अच्छे सही से सीख लेते हैं, जल्दी सीख लेते हैं, उनको आपने एक ग्रुप में रख दिया, दूसरों को अलग ग्रुप में रख दिया। तो ये होती है एबिलिटी ग्रुपिंग। तो एबिलिटी ग्रुपिंग हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है हमारा कैसा होना चाहिए, हेट्रोजीनियस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हेट्रोजीनियस होना चाहिए। हमें एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं करनी है। तो जब अपने क्लासरूम के एनवायरनमेंट को हम हेट्रोजीनियस रखते हैं तो तब क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट क्या करता है, कोऑपरेटिव लर्निंग करता है, वो एक दूसरे से सीखता है। हर एक बच्चा अलग होता है ना, कोई जल्दी सीख रहा है, कोई स्लो सीख रहा है, किसी को बार बार बताना पड़ रहा है। तो इस तरीके के बच्चे जब आपस में मिल के सीखते हैं तो लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत ही बेहतर होता है। तो इसलिए हमें एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं करनी होती है। ये बिल्कुल ही ऑप्शन आपका गलत है। जो गलत है यहाँ पे वही आपका सही ऑप्शन है। तो हमें अपने क्लासरूम के एनवायरनमेंट को कैसा रखना है, हेट्रोजीनियस रखना है। तो आई होप आपको आईईपी अच्छे से समझ में आया होगा कि आईईपी की मेन पॉइंट्स क्या थे, मैंने आपको वो बताया। साथ ही साथ मैंने आपको आईईपी का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया और हमने क्वेश्चंस किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।